Good morning, students. Today, our topic is remedial measures for building defects. Means what we have to remedy our building to improve it, that no defect will enter in it, or if the defect enter in it, what we use in the terms of remedy to encounter with this. Okay. So first is our preventive maintenance. Preventive maintenance of a building structure means to prevent the defect before it comes in building structure. Means to prevent means उससे बचाना, अपनी बिल्डिंग को बचाना है जिससे कि डिफेक्ट आने से पहले। यानी हमें पता है कि यहाँ पर अभी लीकेज शो हो रहा है, तो कुछ दिन के बाद यहाँ पे क्रैक प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हम ड्यूरिंग लीकेज फेज ही हम उसको ठीक कर देते हैं। दैट इज़ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ओके, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, it is done in 3 phases. First is during design phase. When we design our building or our structure, then we prevent all the loopholes or mistakes in our design. Means we design our building with much safety factor to reduce the defect which comes further when the age of building is around 5 year or 10 year. Then at design phase we can remove it. Okay, during construction phase, if our construction work is good and our materials are good, then design. Okay, if we design for M25 and we apply M28, so we use rich mortar. Okay, or with better workmanship. Okay, during construction, like construction joints and other faults लाइक फोम वर्क की वजह से जो फॉल्ट होते हैं उनको सभी को हम मिनिमाइज़ करके चलें, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रिवेंटिव मिनिमाइज़ करने को हम क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कि जो जब हम ये कर रहे हैं मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एट कंस्ट्रक्शन फेज़, यानी जैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन को एंड किया है उसी टाइम पे हम चेक करेंगे कि हाँ, यहाँ पर अगर कोई डिफेक्ट इन फ्यूचर यहाँ पर डिफेक्ट आ सकता है। अगर हमें वो बात पता चल जाती है कि यहाँ पर ये लोकेशन है हमारी, इस लोकेशन के ऊपर फ्यूचर के अंदर डिफेक्ट आएगा, तो हम उसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, अपना कंस्ट्रक्शन फेज़ के एंड होने के बाद या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम उसको ठीक कर लेते हैं उस फॉल्ट को। ओके, एंड लास्ट इज़ ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेज़, व्हेन वी मेंटेन आवर बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मीन्स we design it proper and we construct it proper. After these defects may come in our building, then we have to repair it. So in repairing phase, when we see that there is small leakage and we can ignore it in other type of maintenance, but in preventive maintenance we have to check this and find out the main cause of this leakage and maintain it or repair the main cause. Okay, this is our preventive maintenance. Next is surface preparation techniques. In this we have to prepare surface for applying repair or to prepare the defected surface to get it repair. मीन्स हमारा कहीं पर भी बिल्डिंग के अंदर कुछ
क्रैक आया हुआ है, तो हमारा क्या है कि उस क्रैक को जब हम रिपेयर कर रहे हैं तो रिपेयर करने से पहले हमें एक सरफेस चाहिए जो कि रफंड हो और उसके अंदर कोई भी लूज मटेरियल ना हो। इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं एसिड ईचिंग। एसिड ईचिंग में हमारे पास क्या होता है, मेनली एसिड ईचिंग के अंदर हमारा होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो एसिड होता है हम उसको डाइल्यूट करके, और हमारे जो क्रैक सरफेस होता है जो कि हमारा ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या होता है वो स्मूथ हो जाता है, तो उसको हम रफ़ करने के लिए, रफ़ सरफेस को गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम एसिड डालते हैं कि उसके अंदर जो भी लूज मटेरियल हो वो एसिड के साथ बाहर निकल जाए और जो स्मूथ सरफेस है वो रफ़ हो जाए। और रफ़ होने के बाद क्या होगा कि जो हम नया मटेरियल जो हम अप्लाई करेंगे तो वो उसके ऊपर ईजिली स्टिक कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ केमिकल क्लीनिंग। केमिकल क्लीनिंग के अंदर हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो सेम होता है लाइक एसिड ईचिंग। इसमें क्या होता है, एसिड की जगह पे हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। जो हमारा मेन केमिकल इसमें होता है वो होता है ट्राइसोडियम फॉस्फेट। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म पानी के साथ मिक्स करके इसके अंदर हम डिटर्जेंट और क्लीनर और इमल्सिफायर, इनमें से किसी भी एक को हम यूज़ कर लेते हैं, डिटर्जेंट और क्लीनर को, कि जिससे क्या होगा हमारा कि अगर कोई भी वहाँ पर सरफेस के ऊपर जब हम क्या होता है कि सरफेस में क्रैक आ जाता है, तो क्रैक आने के बाद वहाँ पे लूज मटेरियल्स आ जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल क्लीनिंग करते हैं, केमिकल से उसको वॉश करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सैंड ब्लास्टिंग। In this method of surface preparation, fine aggregates are thrown on the crack portion with compressed air. Due to this, loose materials which are inside the crack or in the sides of the crack are removed, and we get our roughened surface for repair. Okay, next is soot blasting. In soot blasting we use steel balls. Okay, we use steel balls which are thrown on the crack portion to remove our loose material, और लूज मटेरियल को वहाँ से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टील बॉल्स का यूज़ करते हैं। ओके, और इसको हम यूज़ मेनली करते कहाँ पे हैं, इसको हम मेनली यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सरफेस हमें मिल जाता है। यानी ये मेनली किसके काम आता है, ये मेनली दीवारों के ऊपर जो भी दीवार के जितने भी क्रैक हैं उनको, जो क्रैक आया हुआ है दीवारों के अंदर, वॉल्स के अंदर, तो उसको वहाँ से हटाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम क्लीनिंग। स्टीम क्लीनिंग में क्या होता है हमारे पास, स्टीम क्लीनिंग में हमारा होता है कि हमारा जो वाटर सोल्यूबल कंटेमिनेंट्स हैं, जैसे कि हमारा डस्ट है या और भी जो भी हमारे पास लूज मटेरियल है जो हमारे क्रैक के अंदर फिल किया हुआ है या फिल हो जाता है ड्यू टू वेदरिंग एक्शन लाइक विंड और रेन, हमारा क्या होता है कि लूज मटेरियल्स क्या होते हैं हमारे क्रैक के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। दिस मेथड इज इफेक्टिवली रिमूव द वाटर soluble contaminants. Okay, and last is vacuum cleaning. In vacuum cleaning is the final step of remove loose dust, dirt or loose dust and dirt. डस्ट और डर्ट को हम क्या करते हैं, जैसे हमारा डस्ट होती है, डस्ट को हम
वहाँ से निकालने के लिए क्या करते हैं, वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हैं। वैक्यूम क्लीनर हमारा सिंपल वही वैक्यूम क्लीनर होता है जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं टू कलेक्ट द डर्ट और डस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रैक रिपेयर मेथड्स। क्रैक रिपेयर मेथड्स के अंदर हमारा है क्रैक रिपेयर मेथड्स। ये वो मेथड हैं जिनसे हम क्या करते हैं, क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए जो मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे हमारा कोई भी क्रैक आया हुआ है बिल्डिंग के अंदर, तो हम उसको कैसे रिपेयर करेंगे। ओके, सबसे पहला है हमारे पास इपॉक्सी इंजेक्शंस। इपॉक्सी इंजेक्शन इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं किसके अंदर, कि जैसे हमारा कोई भी ब्रिज, डैम, यानी जो हमारे लार्ज और जो मास कंक्रीटिंग के जो भी हैं उनके अंदर क्या होता है कि अगर ज़रा हेयर साइज़ अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर क्रैक आ जाता है तो उसको भी हम वहाँ से रिमूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि उस क्रैक की वजह से कंप्लीट डैम और आवर ब्रिज में फेल। ओके, these cracks are so narrow as the size of 0.05 mm। ओके, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, इपॉक्सी इंजेक्शन से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, मेनली जो क्रैक का प्रोपेगेशन है, जहाँ पर हमारा क्रैक आया हुआ है वहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, और ड्रिल करके उसके अंदर हम क्या करते हैं, इपॉक्सी इंजेक्ट करते हैं। इपॉक्सी एक मटेरियल होता है जो कि हमारा क्या होता है, जो हमारा एज ए बॉन्ड मेकर काम करता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रूविंग एंड सीलिंग। ओके, ग्रूविंग एंड सीलिंग इज द प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस दिस इज आवर ग्रूविंग एंड सीलिंग। ओके, this is our original crack. This is our original crack. Okay, this is our crack here. Then after this we make a groove here. Okay, groove here, like this is our member, any member. This is our crack. Okay, to repair it we make a groove here. Okay, after making this groove we have to seal it with sealants. Okay, इसके अंदर हमारा मेनली जो सीलेंट हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा इपॉक्सी कंपाउंड का ही होता है, जो इपॉक्सी जो हमने इसे फर्स्ट वाले में हमने यूज़ किया था। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स। स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स में हमारा क्या होता है कि ये हमारा मेनली वॉल के जो क्रैक्स होते हैं, वॉल के ऊपर या वाटर टैंक के ऊपर, या फिर हमारा बीम और कॉलम के क्रैक्स जो होते हैं उनके लिए ये मेनली यूज़ होता है। ये मेनली क्या होता है, जो हमारे वर्टिकल जो क्रैक्स आते हैं, वर्टिकल क्रैक्स लाइक दिस इज आवर मेंबर, complete member, and this is crack. Okay, to repair this we have to stitch it. We stitch it with the using of stitching dogs. This is the shape of stitching dogs. This is made of mild steel, and we drill here in both portion, and we put these on these drills and hammered it up to when it completely fill inside our wall, beam or column. Okay, after sealing this we apply plaster on it. Okay, this is mainly used to repair vertical cracks. Okay, next is
Next is adding reinforcement and grouting. In this this is our stitching. Okay, after this is our adding reinforcement and grouting. Here we can see this is our crack portion. Okay, this is crack portion, this is crack. We add reinforcement at 90-degree angle here, and after adding this reinforcement we apply our mortar. Okay, mortar, repair mortar, which in compatible with the previous mortar. Okay, and the size of these bars are mainly 1 meter or more, because it should be 50 mm 500 mm on both side of the crack. If the size of the crack will let us assume 10 mm, अगर हमारे पास क्रैक है तो हमारे बार का साइज कम कितना होगा 1.01 मीटर. ओके, सो this is the size of the reinforcement bar which we have to add on it. Okay, next is our sealing by sealant. In this process we have to make a groove here and we fill it. If this, let's assume here a crack, vertical crack from the top, it is the top, it may be the top of the slab. Okay, to repair it we have to make a groove here, groove, and then in this groove, in the bottom face we have to use a polythene or our bitumen or our flexible sealant. फ्लेक्सिबल सीलेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट इस पोर्शन के अंदर फिल कर देते हैं, और उसको फिल करने के बाद ऊपर से क्या करते हैं, हम इसके ऊपर बॉन्ड ब्रेकर लगा देते हैं. बॉन्ड ब्रेकर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकर क्या करता है हमारा, मेनली इसको यहाँ पे बाइंड करके रखता है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो.